हम देखेंगे ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट बॉन्ड साइकिल फॉर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फाइंड लैटिस एनर्जी। तो Al2O3 के लिए उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या क्या है, उसने आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ Al2O3 जो कि है -1676। इसके अलावा उसने डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है आपको ऑफ एल्यूमिनियम जो कि हमारे पास है +326। इसके अलावा उसने आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है जो कि आपके पास है +248। इसके अलावा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम जो कि है आपके पास +577। और भी डाटा है जिसमें उसने आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 1+ जो कि हमारे पास है +1820। फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 2+ जो कि हमारे पास है +2740। और उसके अलावा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन गैसेस जो कि हमारे पास है 142। एंड दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दिया हुआ है जो कि हमारे पास है +849। ये हमारे पास सारा डाटा जो है गिवन है। तो हम इसका बॉन्ड साइकिल जरा बनाते हैं। Al2O3 हमारा कंपाउंड है जिसके लिए बॉन्ड साइकिल कंस्ट्रक्ट होगी। तो हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे Al2O3 सॉलिड 1 मोल बनाना है। सबसे नीचे हमारे पास Al2O3 का बॉक्स आएगा। अब इसको बनाने के लिए एक तरीका है कि हम इसको थ्रू एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशन थ्रू फॉर्मेशन बनाओ। तो वो उसके लिए जरा हम अगर इधर बैलेंसिंग ना हो साइड पे जाके इक्वेशन लिख के बैलेंसिंग कर लेना, लेकिन छोड़ना नहीं। अच्छा, तो इसके एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस O2 गैस। ये एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशन इन फॉर्म्स में होते हैं। बैलेंसिंग करनी है, 2 एल्यूमिनियम इधर है, ऊपर भी कितने होने चाहिए, 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए। 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है। तो उस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो हम करेंगे 3/2, यानी 1.5 × 2 = 3। तो 3/2 उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, हमने 3/2 उसके साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया इक्वेशन। दूसरा तरीका इसी 1 मोल को बनाने के लिए हमारे पास है कि अगर हम इस आयनिक कंपाउंड को उसके गैशियस आयन से बनाएं जो कि एल्यूमिनियम 3+ गैशियस होगा और O2- गैशियस होगा आपके पास। इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा कि यार अगर इधर से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएं तो ये लैटिस एनर्जी वाला रूट है और यही हमने फाइंड करनी है। बट यहाँ पे आपके पास एक चीज का ध्यान रखना है कि इधर कितने एल्यूमिनियम है, नीचे 2, तो ऊपर एल्यूमिनियम 3+ भी कितने होने चाहिए, 2 टाइम्स। इसी तरह नीचे 3 ऑक्सीजन है तो ऊपर 3 ऑक्साइड आयंस भी होने चाहिए। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारा है इन दो बॉक्सेस को आपस में थ्रू एनर्जी चेंजेस कनेक्ट करना है। तो हम इसको कनेक्ट करने की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम से स्टार्ट करेंगे कि एल्यूमिनियम 3+ गैसेस आयन बनाने से पहले या इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले इसको किस स्टेट में होना चाहिए, एल्यूमिनियम की गैसेस एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए। और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 मोल गैसेस एटम बनेगा, यानी एटमाइजेशन टाइम्स 2। ठीक है, तो हमारे पास बाकी हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो 3/2 O2 साथ एज इट इज कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि अब इस एल्यूमिनियम गैसेस को हमने भेजना है एल्यूमिनियम 3+ गैसेस आयन में, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर दूसरा निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, तब ये 3+ की स्टेट में पहुंचेगा। यानी इसकी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज करनी पड़ेंगी, मैं कंबाइंड ही लिखूंगा। ठीक है, ये तीनों काम करने पड़ेंगे तब वो एल्यूमिनियम 3+ गैसेस में पहुंचेगा। और ये तीनों काम सिर्फ 1 मोल ऑफ गैसेस आयन नहीं बनाना आपने, आपने कितने बनाने हैं? नीचे जरा बैलेंस करो उसको। तो 2 मोल टोटल बनाने, 2 एल्यूमिनियम गैसेस थे तो 2 मोल एल्यूमिनियम 3+ गैसेस बनेगा। यानी ये सारे एनर्जी चेंजेस इनटू 2, 3 आयनाइजेशन एनर्जी 2 दफा करनी पड़ेंगी दोनों गैसेस आइटम्स के लिए। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर देगा, तो एक एल्यूमिनियम 3 करेगा तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज करेंगे। अब एज इट इज साथ 3/2 O2 को क्या कर देंगे, हम कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि अब हमने इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहले गैसेस एटॉमिक फॉर्म में भेजना है, गैसेस एटम बनाना है अभी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ना आपको मसला आ सकता है कि एटमाइजेशन कितनी दफा करनी पड़ेगी। तो आप या तो साइड पे चले जाओ, ऑक्सीजन की इक्वेशन लिख लो, या दूसरा काम क्या करें कि यहाँ पे गिन लें टोटल ऑक्सीजन कितने। 3/2 × 2 कितना बनता है, 3 बनते हैं, यानी 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के गैसेस एटम्स बनेंगे। तो 3 मोल ऑक्सीजन का गैसेस एटम बनेगा। 1 मोल गैसेस एटम जब बनता है वो एटमाइजेशन होती है एक दफा। 3 मोल बन रहा है तो ये एटमाइजेशन इंटू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे पास 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का गैसेस एटम, ये हमने क्या कर दिया, उसको पहुंचा दिया। इसी को यहाँ पे थे हम ऑन एल्यूमिनियम का केस कि अब यहाँ पे ना आपको मसला आ सकता है इधर बैलेंसिंग में ना, कि आपको बैलेंसिंग किस तरह करनी है, कैसे 3 टाइम्स एटमाइजेशन। तो आप साइड पे चले जाओ, पहले एटमाइजेशन लिख लो। एटमाइजेशन है कि 1 मोल ऑक्सीजन का गैसेस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट O2 गैस अंडरस्टैंडिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग करेंगे तो इधर 1 मोल ही बनना चाहिए, 1/2 लगाएंगे सही। अब आप 3/2 लिख के जरा उसको देखो कितने गैसेस आइटम्स बनेंगे। अगर 3/2 O2 गैस हो तो यहाँ पे राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन के गैसेस आइटम्स मिलेंगे, तो वो 3 ऑक्सीजन के गैसेस आइटम्स मिलेंगे। आप यहाँ पे बैलेंस करके देख लो ना कि अगर 3/2 O2 लेफ्ट साइड पे हो और ऑक्सीजन गैसेस आइटम आपको राइट साइड पे चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन टोटल 3, तो राइट पे भी कितने मिलेंगे 3, यानी एटमाइजेशन ही होगी लेकिन 3 टाइम्स होगी क्योंकि 3 मोल गैसेस आइटम मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें पता लगा कि एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टाइम्स 3 करनी पड़ेगी। उसके अलावा लास्ट जो एनर्जी चेंज है वो ये है कि आपको ओ गैशियस को किस में भेजना है, O2- को। तो जब ओ गैशियस
O2 माइनस गैसेस में जाएगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 2। यानी इसमें इसकी फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों करानी पड़ेंगी। ठीक है, पर मोल ऑफ ऑक्साइड आपको फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों करानी पड़ेंगी, तब जाके वो 2 माइनस में जाएगा, क्योंकि पहले वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो 1 माइनस में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो 2 माइनस में जाएगा। तो उसने आपको जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज दी होती हैं वो फिर सिर्फ एक मोल के लिए दिया होता है ना, पर मोल एनर्जी चेंज। आप कितने मोल ऑक्साइड बना रहे हो? 3 मोल ऑक्साइड बना रहे हो, तो आपको यही फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब एक मोल ऑक्साइड बनाएंगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगनी चाहिए, बट 3 मोल बना रहे हैं तो टाइम्स 3 एनर्जी चेंज लगेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना ये बॉन्ड लेवल साइकिल जो है कंप्लीट किया है। अब आपने क्या करना है, इधर से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला बॉक्स, और हमारा एंडिंग पॉइंट इज नीचे वाला बॉक्स। ये बॉक्स हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो इसकी तरफ 2 रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक रूट मेरा बनता है कि अगर मैं इस बॉक्स से डायरेक्टली इधर आऊँ, ये फर्स्ट रूट है, और दूसरा रूट मेरा बनता है कि इसी बॉक्स से मैं सारी एनर्जी चेंजेस करा के थ्रू लैटिस एनर्जी तक पहुंचूँ। तो जरा फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो है हमारे पास डेल्टा नॉट ऑफ फॉर्मेशन, वैल्यूज फिल नहीं की, वो जल्दी से कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम उसने आपको दी हुई है, ये -1676 है। एटमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम उसने आपको दी है +326, आपने 2 दफा करनी है, तो +326 टाइम्स 2। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये कितना बनता है हमारे पास? ये बनता है +577 +1820 +2740। ये 3 आयनाइजेशन एनर्जीज है जिनको 2 दफा करना पड़ेगा, तो टाइम्स 2। फिर उसके बाद एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है टाइम्स 3, तो एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन उसने आपको ये दी हुई है 248 है। आपने 3 मोल गैसेस एटम बनाए हैं, तो टाइम्स 3, तो +248 टाइम्स 3। इसी तरह फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी टाइम्स 3 करनी है, तो -142 प्लस 849 का एनर्जी चेंज आपको टोटल कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स करना है। और फिर लैटिस एनर्जी के थ्रू हम एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो हम जरा इधर हेसिस लॉ लगाते हैं, तो वो कहता है जी कि फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल टू सेकंड रूट का एनर्जी चेंज। तो हमारे पास फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज वुड बी इक्वल टू सेकंड रूट का एनर्जी चेंज। फर्स्ट रूट में हमारे पास इधर से इधर क्या सा एनर्जी चेंज आता है? -1676 फॉर्मेशन वाला से। जबकि सेकंड रूट में पहला एनर्जी चेंज आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर जाने के लिए, तो +326 × 2, ब्रैकेट लगाओ, प्लस सारे एनर्जी चेंज आपस में ऐड करने हैं। +577 +1820 +2740, तो 577 +1820 +2740 टाइम्स कितना करना है? इस सारे को टाइम्स 3 टाइम्स 2, आपने ये पूरा एनर्जी चेंज कराना है। फिर उसके बाद एटमाइजेशन यानी 248 टाइम्स 3, ये भी 3 मोल के लिए कर रहे हैं, तो 248 टाइम्स 3 प्लस उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैं फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टाइम्स 3, तो -142 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी +849 सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये पूरा भी आपने कितनी दफा करना है? टाइम्स 3 करना है, प्लस लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से जब आप लैटिस एनर्जी को सब्जेक्ट बनाते हैं, आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए आफ्टर सॉल्विंग, तो वो हमारी वैल्यू होनी चाहिए है -15,467 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कंफर्म करना है कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसका क्या बना, बॉन्ड नेबर साइकिल बना, जिसमें हमने ख्याल रखना होता है बैलेंसिंग का बेसिकली, कि वही एनर्जी चेंज आप कितनी दफा कर रहे हैं, जितने एनर्जी चेंजेस वो आपको देगा। ये सब इनका सब का यूनिट होता है, इन सब एनर्जी चेंजेस का यूनिट है किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के लिए कितना लगता है, आपने बैलेंसिंग में देखना है मैं कितने मोल्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? यानी यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम से 1 मोल गैसेस आइटम बनाने के लिए एटमाइजेशन, और उसने एनर्जी चेंज एटमाइजेशन का भी पर मोल दिया है, पर मोल एल्यूमिनियम के लिए दिया हुआ है। यानी 1 मोल एल्यूमिनियम, जब 1 मोल एल्यूमिनियम गैसेस एटम में जाती है तब, तो आप कितने भेज रहे हो? 2 मोल बना रहे हो, तो टाइम्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने बैलेंसिंग क्या करनी है, 7 कैरी करनी है अपने पास। क्लियर है सवाल? नेक्स्ट आप अपने पास हेडिंग लगा लें, जिसमें हमने पढ़ना है स्पेशल केस ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि अगर एटमाइजेशन किसी एलिमेंट के लिए ना गिवन हो, यानी क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो किसी में या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, तो पहले तो उसको क्या करना पड़ता है? एटमाइजेशन करानी पड़ती है उसकी, ऐसी है ना, गैसेस एटम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर एटमाइजेशन ना गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, तो हम इसके साथ लिख लेते हैं व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन इज नॉट गिवन इन द डाटा, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अभी के लिए क्लास में इधर खत्म करना। को डाटा में एटमाइजेशन की वैल्यू नहीं है गिवन, फिर आपने क्या करना है, तो उसको जरा देखते हैं क्या करना है। जी, तो इसके लिए ना आपने सबसे पहली बात ये, जरा एटमाइजेशन को रिवाइज करते हैं। तो एटमाइजेशन क्या चीज़ थी? एटमाइजेशन हम कहते थे जब 1 मोल गैशियस एटम बने और फ्रॉम एलिमेंट बने, और एलिमेंट के स्टेट में हो जिस स्टेट में वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है वो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। बॉन्ड एनर्जी हम किसको कहते हैं? जब 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, और हमेशा किस स्टेट में टूटना चाहिए अपनी
इन गैसियस स्टेट इज ब्रोकन इनटू, जब एक मोल कोवलेंट बॉन्ड गैसियस स्टेट में आप तोड़ते हैं इनटू गैसियस एटम्स। अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक गैसियस एटम बनना चाहिए, जितने भी बनेंगे तोड़ना कितना है, एक मोल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है, यानी एक मोल ऐसा कंपाउंड तोड़ना है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और उसको गैसियस स्टेट में लाजमी होना चाहिए। अब उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन वाली स्टेट को नहीं कंसिडर करना है। बॉन्ड एनर्जी कहती है कि जब आप एक मोल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं गैसियस स्टेट में और गैसियस एटम्स बन जाते हैं उससे, जितने भी बन रहे हैं वो बैलेंस कर लेंगे। तो अगर डाटा में हमें आपके पास एटमाइजेशन ना गिवन हो फॉर एनी वन सब्सटेंस, तो हम किसी तरीके से ना बॉन्ड एनर्जी से भी एटमाइजेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन होगी वो क्या होगी कि आपके पास Cl2 गैसियस स्टेट में टूटे और किस में चला जाए, यानी इसके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ये अपनी गैसियस स्टेट में हो। क्लोरीन Cl2 गैस का मतलब ये है ना कि गैसियस स्टेट में। तो जब ये टूटे तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से कितने क्लोरीन के गैसियस एटम्स मिलेंगे, बैलेंस करो जरा। तो आपको 2 मोल क्लोरीन का गैसियस एटम मिलेंगे। बट ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, अब हम जरा क्लोरीन के लिए एटमाइजेशन की भी लिख लेते हैं इक्वेशन। तो अगर मैं क्लोरीन की एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखता हूँ तो वो बनती है कि एक मोल क्लोरीन का गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। तो एलिमेंट क्लोरीन है, Cl2 गैस की फॉर्म में होता है अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि एक मोल ही बनना चाहिए क्लोरीन का गैसियस एटम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी एटमाइजेशन की इक्वेशन आ गई। अब फर्ज करो सवाल में आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी यूज करने के लिए इन द बॉन्ड एवर साइकिल, बट आपको उसने नहीं दी हुई। तो क्या आप बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू यूज कर सकते हैं? तो उसको एक यूज करने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एनर्जी की फर्ज करो, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 242 किलो जूल्स बॉन्ड एनर्जी है क्लोरीन की, कि जब ये यहाँ पे पड़ा हुआ कोवलेंट बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो इतनी एनर्जी लगती है। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू तो उसने आपको दी हुई है। अब हम अगर ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है और जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप देख रहे हो कि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस दोनों में क्या है, सेम है। आपने एक गैस से शुरू किया था और दोनों में गैसेस एटम्स पे एंड किए। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना सा है कि ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन का क्या है, हाफ है। ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो क्लोरीन ऊपर एक है, नीचे उसका हाफ है। ऊपर 2 क्लोरीन है, नीचे उसका हाफ 1 क्लोरीन है। और बाकी सारी इक्वेशंस आपके पास क्या है, दोनों एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क है। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि अगर मैं फिर इस 242 को डिवाइड कर दूं 2 से, इसको भी हाफ कर दूं, तो मुझे क्या एनर्जी चेंज मिल जाएगा, एटमाइजेशन का एनर्जी चेंज यहाँ से निकल आएगा मेरे पास। और तो उसने डाटा टेबल में नहीं दिया हुआ था, बट यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि एटमाइजेशन फिर कितनी आ रही है मेरे पास, कि बॉन्ड एनर्जी की जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 242 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 121 जो है ये किसकी बॉन्ड एटमाइजेशन की वैल्यू है ऑफ क्लोरीन। तो मैंने थ्रू बॉन्ड एनर्जी क्या किया है, इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, तो बॉन्ड एनर्जी यूज करनी आनी चाहिए, बट इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन आपने याद रखनी है कि दिस कैन ओनली बी डन, दिस कैन ओनली बी डन इफ द स्टेट्स, if the states of reactants and products in both equations is same on both sides, is same on both sides। यानी जो बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है उसमें भी दोनों साइडों पे सेम स्टेट होनी चाहिए। सॉरी, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन में आपको स्टेट्स नजर आ रही हैं वो फिर एटमाइजेशन की इक्वेशन में भी हमें लेफ्ट राइट पे स्टेट्स नजर आनी चाहिए। ये कंडीशन है, तब ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन है। जब ये पूरी हो रही है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू फिर अपनी क्या निकाल सकता हूँ, एटमाइजेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन और एटमाइजेशन में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो ऊपर आपके पास वैल्यूज या बैलेंसिंग आ रही है बिल्कुल उसका हाफ नीचे हो रहा है। स्टेट सिंबल्स इनिशियल और फाइनल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बट कब ये काम नहीं हो सकता, तो अगर मैं ब्रोमीन के लिए करना चाहूँ एटमाइजेशन और मुझे ब्रोमीन चाहिए, तो क्या मैं वो उसको बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन से निकाल सकता हूँ या नहीं, तो चेक करते हैं। ब्रोमीन की जो बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है वो कहती है कि जी Br2 गैशियस फॉर्म में टूटे, इसका कोवलेंट बॉन्ड अपनी गैशियस फॉर्म में टूटे और क्या बना दे 2Br गैशियस। जबकि एटमाइजेशन की इक्वेशन क्या कहती है कि एक मोल ब्रोमीन का गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और ब्रोमीन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस Br2 लिक्विड की स्टेट में होता है, Br2 गैशियस की स्टेट में नहीं होता। यार, ये मसले चलते रहेंगे जी। वालेकुम सलाम, होता है उनसे पूछना जी। आवाज आ रही है मेरी? तो मैं कह रहा था कि जब हम एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि एटमाइजेशन की जब मैंने इक्वेशन लिख ली तो मुझे नजर आ रहे हैं जी। तो एटमाइजेशन की जब मैंने इक्वेशन लिखी तो एटमाइजेशन होती है कि एक मोल गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट और उसके अंडरस्टैंडिंग कंडीशन में।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है फर्ज कर लेते हैं 200 किलो जूल्स थी, तो ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, ऑल्दो बैलेंसिंग तो डिवाइड हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाली इक्वेशन का नीचे हाफ है। बट आप देखो यहाँ पे आप गैसेस ब्रोमीन मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हो, जबकि आप इधर, यार ये फंस रही है स्क्रीन, मुझे नहीं पता क्यों फंस रही है। थोड़ा इंतजार करना है आप। जी, तो हम बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन में तो गैसेस स्टेट है रिएक्टेंट साइड पे, जबकि आपके पास एटमाइजेशन की इक्वेशन में लिक्विड स्टेट चल रही है। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है जो इनिशियल कंडीशंस है बॉन्ड एनर्जी के लिए और जो इनिशियल कंडीशंस है ब्रोमीन के एटमाइजेशन के लिए ये सेम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपने पास बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 से एटमाइजेशन नहीं निकाल सकते, नॉट इक्वल टू एटमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास Br2 से पहले Br गैसेस में जाने के लिए कोई एनर्जी लगी होगी जो कि छुपी हुई है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज स्टेट सेम थी हम डिवाइड करते, यहाँ पे स्टेट्स डिफरेंट है, तो अब बॉन्ड एनर्जी के थ्रू नहीं निकाली जा सकती एटमाइजेशन, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि हम फिर किस तरह इसको निकालें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एटमाइजेशन वाली नोट को अप्लाई नहीं कर सकते, कि आप इधर लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड एटमाइजेशन बाय बॉन्ड एनर्जी इन दिस केस सिंस द स्टेट्स इन बोथ equations since the states in both equations are different। ठीक है, तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा कि हमें और क्या कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ऑक्सीजन के लिए मैं एटमाइजेशन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे एटमाइजेशन सवाल में नहीं दी हुई थी, बट मैं उसकी बॉन्ड एनर्जी देखता हूँ तो बॉन्ड एनर्जी कहती है कि O2 गैशियस मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब टूटेगा तो ये 2O गैशियस एटम्स बना के देगा। तो इसकी एटमाइजेशन अगर लिखूं तो एटमाइजेशन कहती है 1 मोल आपके पास क्या बने, ऑक्सीजन का गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस, तो एलिमेंट इज O2 एंड स्टैंडिंग कंडीशन में गैशियस फॉर्म में ही होता है, तो 1/2 इधर लगा देंगे, 1 मोल बनना चाहिए। अब बताओ कि ये जो भी बॉन्ड एनर्जी की इधर वैल्यू है मेरा ख्याल है 496 होती है, हम डमी वैल्यू से जूम कर लेते हैं अभी के लिए। जो 496 बॉन्ड एनर्जी इसकी लग रही है, क्या इस केस में डिवाइड हो सकती है? तो देखो एग्जैक्टली सेम स्टेट्स हैं दोनों साइडों पे, और ऊपर वाली इक्वेशन का नीचे वाली इक्वेशन क्या है, हाफ है। ठीक है, तो एनर्जी चेंज को भी क्या कर सकते हैं, फिर हाफ कर सकते हैं, कंडीशन पूरी हो रही है कि स्टेट सिंबल्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम, तो अब बॉन्ड एनर्जी को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, एटमाइजेशन। ठीक है, तो ये एक रूल है जो आपने नया जो मेरे साथ था वो सीखना था, कि स्पेशल केस ऑफ एटमाइजेशन क्या चीज़ है, कि अगर आपके पास एटमाइजेशन ना गिवन हो सवाल में तो फिर आप उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जरा इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, मैं सवाल आपको बताता हूँ, 2 मिनट देना मुझे। अच्छा, इसी तरह ना एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं आयोडीन की। आयोडीन की अगर मैं बॉन्ड एनर्जी लिखता हूँ फॉर आयोडीन, तो वो बनती है कि I2 अपनी गैशियस स्टेट में टूटे 2I गैशियस में, ये बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, कि कोलन बॉन्ड टूट रहा है उसकी गैशियस स्टेट में, जबकि इसकी एटमाइजेशन लिखें तो वो कहती है कि 1 मोल आयोडीन का गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो एलिमेंट इज आयोडीन, I2 सॉलिड की स्टेट में होता है अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो 1/2 इधर लग जाएगा। अब यहाँ पे जो भी बॉन्ड एनर्जी है उसको 2 से डिवाइड करने से आपको क्या नहीं मिलेगी, एटमाइजेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट सिंबल्स या इनिशियल कंडीशंस डिफरेंट है। ठीक है ना, तो एक्जैक्टली सेम काम नहीं हो रहा, नीचे सॉलिड से स्टार्ट करके गैशियस एटम बना रहे हैं, ऊपर आप जो है एक गैशियस मॉलिक्यूल से गैशियस एटम्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे एटमाइजेशन इसके इक्वल नहीं आएगी आपके पास। तो हम अपने पास एक सवाल करते हैं, कहते हैं यूज द डाटा गिवन एंड द डाटा फ्रॉम द बुकलेट टू कैलकुलेट, या चलो मैं सारा डाटा इधर लिख दूंगा। वैसे हम याद रख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज और बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ये आपको कहाँ से मिल जाती हैं, ये आपको डाटा बुकलेट में मिल जाएंगी, इन डाटा बुकलेट। ठीक है, तो अगर सवाल में आयनाइजेशन एनर्जी नहीं दी हुई तो आप डाटा बुकलेट पे जाएं, उधर आपके पास पूरा एक पेज है फॉर आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एवरी एलिमेंट, उधर आप उधर से निकाल सकते हैं। अब हम सवाल लिखते हैं आपसे, उसने सवाल बोला कि जी, कहता है जी यूज द डाटा टू कैलकुलेट डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। ठीक है, और डाटा में उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ब्रोमीन दी हुई है, दैट इज -325, कि हमारे पास -325 है। उसने आपको एटमाइजेशन फॉर जिंक दी हुई है Zn सॉलिड, तो वो आपके पास बनती है +131। फिर उसने आपको लैटिस एनर्जी भी दी हुई है ऑफ ZnBr2, वो आपकी बनती है -2678। सारे जो एनर्जी चेंजेस हैं ये किलो जूल्स पर मोल ऑफ दैट कंपाउंड है। इसी तरह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी दी हुई है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक भी दी हुई है। फर्स्ट आयनाइजेशन इज 908, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1730। ठीक है, इसके अलावा जो डाटा प्रोवाइड किया गया आपको वो आपके पास है डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन
जो कि हमारे पास +31। अब मुझे बताओ ये वैसे वेपराइजेशन वाला एनर्जी चेंज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि वेपराइजेशन क्या चीज़ है। ये जो डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन है, ये सुन लेना, फिर बाकी डाटा लिख लेंगे बाद में। वेपराइजेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है तो उसको वेपर्स की फॉर्म में यानी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगती है। वेपराइजेशन का मतलब है फ्रॉम फॉर ब्रोमीन दी हुई है, तो इसका मतलब है फ्रॉम लिक्विड ब्रोमीन टू गैशियस ब्रोमीन जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी चेंज देनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, लिक्विड ब्रोमीन मॉलिक्यूल से आप गैशियस ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स में गए, गैशियस एटम नहीं बन रहे यहाँ पे। सिर्फ वो ये बता रहे हैं कि इसको आपको वेपराइज या बॉईल करके गैशियस स्टेट में भेजने के लिए कितना एनर्जी चेंज लगती है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करिए। तो वेपराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड, और इसके अलावा उसने आपको दी हुई है बॉन्ड एनर्जी, ये दी हुई नहीं थी बट हम डाटा बुकलेट से निकाल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैशियस, तो ये इसकी वैल्यू इज पॉजिटिव 193। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा आते हैं, हमें इसके लिए फॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए है, फॉर्मेशन निकालनी है। लैटिस एनर्जी दी हुई है तो दिमाग में आना चाहिए फॉर्मेशन लैटिस एनर्जी के लिए बॉर्न एपर साइकिल ही बनाएंगे। तो बॉर्न एपर साइकिल बनाने के लिए फॉर ZnBr2 आपने सबसे पहले क्या करना है, नीचे जाना है और 1 मोल ZnBr2 सॉलिड मेंशन करना है। हमारे पास हम सबसे बॉटम पे जाके एक बॉक्स बनाएंगे, वहां पे हम लिखेंगे जी ZnBr2 1 मोल सॉलिड। ये जब बने तो उसको बनाने के दो तरीके हैं बॉर्न एपर साइकिल में। एक, इसको बनाने का तरीका है थ्रू डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और फॉर्मेशन में हम किस चीज के थ्रू बनाते हैं इसको, तो फॉर्मेशन में हम कहते हैं जी हम इसको फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस बनाएंगे। तो ये 1 मोल जब बने फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो उसमें आपके पास एलिमेंट इज Zn एंड Br। ये एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस के स्टेट में Zn एक मोनोटॉमिक मेटालिक सॉलिड है, जबकि आपके पास ब्रोमीन इज लाइक Br2 लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। और दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है, इसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को अगर आप इसको इसके डायरेक्टली गैशियस आयन से बनाएं, जो कि कौन आएगा इधर Zn2 प्लस गैशियस और दूसरा Br1 माइनस गैशियस, तो उससे जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाया जाएगा, तो बैलेंसिंग करनी है, अभी बैलेंसिंग छेड़ी नहीं है मैंने, बैलेंसिंग दोनों को करनी है। तो जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, और उसकी वैल्यू उसने आपको दी हुई है। ठीक है ना। तो इस बार लैटिस एनर्जी पता है, बाकी सारी चीजें पता है, सिर्फ फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बैलेंस करते हैं, तो जब 1 मोल ZnBr2 बनेगा फ्रॉम एलिमेंट्स, तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। एक जिंक है, इधर भी एक जिंक होना चाहिए, इधर 2 ब्रोमीन है, इधर भी 2 ब्रोमीन है, तो इधर 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जबकि गैशियस आयन से जब बनेगा तो उसको देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। एक जिंक है, एक जिंक आयन है, ब्रोमीन 2 है, तो ब्रोमाइड आयन भी कितने होने चाहिए, 2 टाइम्स आपके पास ब्रोमाइड आयन होना चाहिए, तो उसके साथ 2 लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है -2678, तो उसको मैं इधर लिख लेता हूँ -2678। अब आपने इस बॉक्स को इस बॉक्स तक पहुंचाना है थ्रू एनर्जी चेंजेस, जैसे बाकी में करते थे। तो हम जिंक से स्टार्ट लेते हैं। जिंक में आपने जिंक गैशियस 2 प्लस आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे इसका मतलब है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले किसी भी एलिमेंट को उसकी किस स्टेट में होना चाहिए, गैशियस एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए। तो पहले जिंक को मैं क्या करूंगा, 1 मोल जिंक से, जिंक सॉलिड से मुझे Zn गैशियस एटम में जाना पड़ेगा। और ये कौन सी एनर्जी चेंज है, ये एटमाइजेशन ऑफ जिंक का एनर्जी चेंज है, जो कि उसने दिया हुआ है। जिंक को एटमाइज करने के लिए +131 किलो जूल लगते हैं पर मोल, सारों का यूनिट किलो जूल पर मोल है। यानी 1 मोल जिंक के लिए, 1 मोल जिंक गैशियस एटम बनाने के लिए फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस आपके पास 131 किलो जूल लगते हैं। अच्छा, अगला बाकी आज अभी कैरी करते जाओ, और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस Br2 लिक्विड। सेकेंडली हमारे पास Br2 लिक्विड लिखने के बाद, दोबारा ये स्क्रीन फ्रीज हो गया 2 मिनट जी। तो Br2 लिखने के बाद सेकंड काम जो हमारा है वो क्या है, कि अब हमने इस जिंक गैशियस एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो पहली और दूसरी आयनाइजेशन करनी पड़ेगी आपको ऐसे। तो इसका मतलब है कि इसकी मुझे फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करनी पड़ेगी, और उसकी एनर्जी वैल्यूज भी उसने आपको दी हुई है। तो ये आ गया हमारे पास Zn2 प्लस गैशियस फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज कर दिए, और साथ Br2 लिक्विड एज इट इज अभी कैरी करते जाओ, जब तक एक के साथ खत्म नहीं हो गए दूसरे को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड कितनी है हमारे पास, 908 एंड 1730। तो यहाँ पे पॉजिटिव 908 प्लस 1730, ये दोनों एनर्जी चेंजेस इधर लगे। और 1 मोल ही जिंक गैशियस एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेते ना, तो हमें एक ही दफा इसको लिखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या है, कि इस Br2 लिक्विड को 2Br नेगेटिव गैशियस एटम में आपने क्या, सॉरी गैशियस आयन में आपने क्या करना है, इसको सेंड करना है। ऐसे ही है। तो हमें इसको गैशियस आयन में भेजने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, गैशियस आयन बनाने से भी पहले इस ब्रोमीन को ना तो मॉलिक्यूल की शक्ल में होना चाहिए, ना तो इसको लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। इसको किस स्टेट में होना चाहिए, एक तो गैशियस स्टेट होनी चाहिए, और दूसरा इसको आपके पास किस स्टेट में होना चाहिए, एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए। गैशियस एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं या उनमें से निकाले जाते हैं। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, कि इस Br2 लिक्विड को उठा के किधर भेजना पड़ेगा। अच्छा, अब उसने 2 एनर्जी चेंजेस दिए हमें, उसको जरा ऊपर जाके क्लियर कर देते हैं। एक तो वेपराइजेशन वाला एनर्जी चेंज है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ब्रोमीन लिक्विड से आप ब्रोमीन के वेपर्स बना लेते हैं, यानी Br2 गैशियस स्टेट में भेज देते हैं, तो इसका कितना एनर्जी चेंज है, ये डेल्टा इज नॉट ऑफ वेपराइजेशन इसको रिप्रेजेंट कर। और बॉन्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करिए कि जब ब्रोमीन का गैशियस स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और 2Br गैशियस एटम्स बनते हैं, ये इस एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करिए। ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, तो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। अब देखो ना, डाटा में कहीं पे भी आपको एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं नजर आएगी।
ठीक है ना, कहीं पे भी डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन नहीं नजर आ रही हमें, तो इसका मतलब हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे दो सिर्फ डाटा पता है ब्रोमीन के बारे में, एक उसकी बॉन्ड एनर्जी और एक उसकी वेपराइजेशन की वैल्यू। तो मैं पहले टेस्ट करूंगा कि क्या मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू एटमाइजेशन निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। तो ये बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है, इसी के नीचे जरा जाके हम इसकी एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखते हैं। एटमाइजेशन कहती है कि जब एक मोल ब्रोमीन का गैसियस एटम बनेगा फ्रॉम ब्रोमीन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो ब्रोमीन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस तो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी को 2 से डिवाइड करके आपके पास एटमाइजेशन नहीं आएगी, तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी को 2 से डिवाइड करके एटमाइजेशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास स्टेट्स जिससे आप स्टार्ट ले रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है आपस में। इतनी बात समझ आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सोचना है कि फिर अगर मैं अपने ब्रोमीन को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दूं और फिर मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू उससे क्या बना लूं, गैसियस एटम्स। एट द एंड हमारा टारगेट तो गैसियस एटम तक पहुंचना है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रोमीन को पहले वेपराइज करा के, वेपराइजेशन करा के ऑफ प्लस 31 किलो जूल्स, हम इसको किस में भेज देंगे, इसके गैसियस मॉलिक्यूल में भेज देंगे। तो Zn2 प्लस गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अब आपके पास Br2 का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी गैसियस स्टेट में चला गया। ठीक है, अगेन मैं एटमाइजेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकता बॉन्ड एनर्जी से, तो मुझे बॉन्ड एनर्जी ही यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी कहती है कि जब 1 मोल ब्रोमीन टूटे गैसियस स्टेट में तो 2 मोल ब्रोमीन गैसियस एटम्स बनते हैं। तो मुझे बताओ यहां से जब मैं इसको तोड़ूंगा थ्रू बॉन्ड एनर्जी, जब Br2 गैसियस टूटेगा अपनी बॉन्ड एनर्जी के थ्रू, तो कितने ब्रोमीन गैसियस एटम्स बनेंगे, 2 Br गैसियस एटम्स बनेंगे आपके पास। ऐसी है ना। और हमें देखो क्या यही नहीं जरूरत, 2 मोल ही नहीं ब्रोमीन के गैसियस एटम्स चाहिए ताकि 2 मोल आयन बन सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बॉन्ड एनर्जी के थ्रू उसको क्या कर दिया, गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो जो एटमाइजेशन वाला नोट था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होना। एटमाइजेशन डाटा में गिवन नहीं थी, उसका कोई और हल सोचना था, तो मैंने देखा यार बॉन्ड एनर्जी यूज कर लेता हूँ। लेकिन एक और बात दिमाग में रखना कि इस जगह पे आप बॉन्ड एनर्जी नहीं यूज कर सकते थे यहाँ से। ये नहीं कह सकता था कि इधर से अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ और 2 Br गैसेस बना लूँ तो ये बॉन्ड एनर्जी का चेंज नहीं होगा। बॉन्ड एनर्जी इज नॉट ब्रोमीन लिक्विड से 2 Br गैसेस एटम्स बनाना। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी है कि ये ब्रोमीन जो है ये अपनी गैसियस स्टेट में जब टूटे तो वो बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो उस चीज का ख्याल रखना, आपने डेफिनेशन अच्छी याद होंगी तो ये बातें समझ आएंगी जरा। तो हमने क्या किया, हमने 2 Br क्या क्या बना दिया अपने पास गैसेस। यार ये फिर पास स्क्रीन 2 मिनट दें। 2 मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी स्क्रीन नजर आ रही है। यस। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 Br गैसेस क्या आ गए, एटम्स आ गए। अब गैसेस एटम तो बना लिया है, बॉन्ड एनर्जी का चेंज कितना था जी यहाँ पे 193, तो पॉजिटिव 193। अब आपने 2 मोल गैसेस एटम्स ही बनाने थे और बॉन्ड एनर्जी आपको डायरेक्टली 2 मोल गैसेस एटम ही क्या करके दे रही थी, बना के दे रही थी। आप 2 मिनट देना मुझे। ठीक है ना, तो हमारे पास अब हम देखो ना, एटमाइजेशन चाहिए थी जो इस एनर्जी चेंज को डायरेक्टली डिनोट करे कि जब लिक्विड ब्रोमीन से मैं डायरेक्टली गैसेस एटम बनाऊं, तो हम अगर एक गैसेस एटम बनाते फ्रॉम लिक्विड ब्रोमीन तो एटमाइजेशन होती, हमने 2 गैसेस एटम्स बनाने थे फ्रॉम लिक्विड ब्रोमीन तो एटमाइजेशन टाइम्स 2 हो जाती। बट हमारे पास एटमाइजेशन की वैल्यू ही नहीं थी ना, बॉन्ड एनर्जी को यूज करके इस बार इस केस में मैं एटमाइजेशन निकाल सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस ब्रोमीन लिक्विड को ब्रोमीन गैसेस में भेजने के लिए वेपराइजेशन कराई, और फिर क्योंकि ब्रोमीन गैसेस स्टेट में है उधर से जब गैसेस एटम्स बनेंगे तो वो बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होगा, तो मैंने उसको बॉन्ड एनर्जी के थ्रू गैसेस एटम्स में तोड़ दिया। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट काम मुझे बताओ, बाकी सारा एज इट इज आप कॉपी करेंगे, वो जो एनर्जी चेंजेस ऑलरेडी कर चुके हैं वो सिर्फ आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। अब अगला काम बताओ, अब ब्रोमीन गैसेस स्टेट में है तो जब 1 मोल ब्रोमीन में आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो ब्रोमीन की क्या कहलाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे उसको। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने 1 मोल ब्रोमीन गैसेस के लिए की है या 2 मोल ब्रोमीन गैसेस के लिए, 2 मोल के लिए की है। यानी इधर जो 2 ब्रोमीन गैसेस एटम्स पड़े हैं इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कराया, जिंक से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन में से ऐड कराया। दोनों की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हुई है लेकिन 2 दफा। तो ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन टाइम्स 2, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको नजर आ रही होगी 325। तो हमारे पास ये है जी 325 × 2। अब हमारा साइकिल जो है वो फुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अपना जो है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मार्क करके अपने पास एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला बॉक्स है और मेरा जो एंडिंग पॉइंट है वो ये वाला बॉक्स है, सारे एरोज इसकी तरफ है। अब हम 2 रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। एक रूट कहता है कि आप इधर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट डायरेक्टली इधर से आ जाए, ये फर्स्ट रूट है हमारा। और दूसरा रूट कहता है यहाँ से स्टार्ट लो और ये सारे एनर्जी चेंजेस करके लैटिस एनर्जी के थ्रू इधर एंडिंग पॉइंट पे आओ। ठीक है ना, तो ये हमारे 2 रूट्स हैं। तो इसको मैं कह लेता हूँ मेरा फर्स्ट रूट, और ये ऊपर वाला जो है मेरा ये सेकंड रूट है। तो अब लेंस लॉ की एप्लीकेशन है कि जो फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज होगा
वो सेकंड रूट के एनर्जी चेंज के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रूट में आ रही है डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, और इसी को आपने सवाल में फाइंड करना है। सेकंड रूट में हमारे पास कौन आ रहा है, एक तो एटमाइजेशन आ रही है पॉजिटिव 131 प्लस ये दोनों एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव 908 प्लस 1730 प्लस इसके अलावा आपके पास वेपराइजेशन का एनर्जी चेंज है तो 31 प्लस आपके पास 193 बॉन्ड एनर्जी भी लग रही है तो पॉजिटिव 193 प्लस इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है टाइम्स 2 तो -325, सॉरी ऊपर मेंशन नहीं किया, -325 इंटू 2 प्लस एक और एनर्जी चेंज है इसी रूट में, वो लैटिस एनर्जी वाला, तो लैटिस एनर्जी इज -2678। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे फॉर डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास आती है कितनी, तो हमारे पास जो माइनस फॉर्मेशन 235। जी -335 किलो जूल्स पर मोल आनी चाहिए, 35 किलो जूल्स पर मोल। तो ये आपके पास फॉर्मेशन सर -235 है। 235 है। यस। एक बार जरा दोबारा चेक कर लेना, बस जितनी भी है डाटा बिल्कुल करेक्टली हमने लिखा हुआ है, इसमें से 335 आ रहा है या 235 आ रहा है, वो फिर आप इसको बाद में कंफर्म कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको एक सिंपल जरा सवाल देता हूँ, जैसे कि हमने इसी तरह का ना एक सवाल पहले किया हुआ था, जिसमें मैं ये चीज़ इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl वाली एग्जांपल पे जाते हैं। NaCl वाली एग्जांपल में फर्ज करो यहाँ पे एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन ना दी होती, तो फिर आप क्या करते, अगर डाटा में एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन ना होती तो फिर हम क्या करते, फिर हम डाटा बुकलेट पे जाते और डाटा बुकलेट से पहले बॉन्ड एनर्जी चेक करते। तो डाटा बुकलेट में जब मैं गया तो मैंने बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देखी क्लोरीन के लिए, तो वो थी जी 242, 244 होनी चाहिए, ठीक है 244 थी, 244 किलो जूल्स थी, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उसने क्लोरीन के लिए दी हुई थी। अब मैं क्या करता, मैं जाके सबसे पहले लिखता क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन, तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन कहती है कि Cl2 गैसेस जो है आपके पास जी, तो Cl2 गैसेस जो है वो जब टूटेगा, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड जो इधर मौजूद है, ये अपनी गैसेस स्टेट में जब टूटेगा और 2Cl गैसेस इससे बनेगा, तो वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। तो मुझे तो क्या चाहिए है, अपने बॉन्ड नेबर साइकिल के लिए हमें एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन चाहिए थी ना, और डाटा में फर्ज करें कि उसने नहीं दी थी, तो ये आसान पार्ट होता कि अगर हमें बॉन्ड एनर्जी का जरा इजियर वर्जन होता कि एटमाइजेशन ना गिवन हो तो बॉन्ड एनर्जी से जब डायरेक्टली निकल आए, जो हमने सवाल किया उसमें बॉन्ड एनर्जी भी नहीं यूज हो पा रही थी, तो हमने बॉन्ड एनर्जी के थ्रू ही वो आपके पास गैसेस एटम्स बनाए थे। बट क्लोरीन के केस में जब हमने बॉन्ड एनर्जी देखी, उसकी वैल्यू हमें डाटा बुकलेट से मिल गई पॉजिटिव 244 किलो जूल्स। हमने क्या किया, हमने कहा कि यार देखता हूँ क्या एटमाइजेशन इससे निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती, तो मैंने एटमाइजेशन की इक्वेशन इसी के नीचे लिखी, तो वो बनी जी कि 1 मोल क्लोरीन का गैसेस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और क्लोरीन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन Cl2 गैस की फॉर्म में ही होता है। बैलेंस करें तो 1 मोल बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे 1/2 लग जाएगा। अब आप कंपेयर करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी वाली इक्वेशन देख रहा हूँ और अपने पास एटमाइजेशन की इक्वेशन देख रहा हूँ, दोनों साइडों पे स्टेट्स क्या है, सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन में जो आपके पास एनर्जी चेंज आ रहा है उसको हाफ कर दूं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है आपके पास बैलेंसिंग का, कि ऊपर वाली इक्वेशन की जो भी वैल्यू है वो नीचे वाली इक्वेशन में हाफ हुई है। ऊपर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, नीचे हाफ है, ऊपर प्रोडक्ट साइड पे 2 है, नीचे उसका हाफ है। तो इसका मतलब है जो एनर्जी चेंज है उसको भी हाफ कर सकता हूँ, यानी इधर इस केस में बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2 से एटमाइजेशन की वैल्यू आपको मिल जाती, और फिर वो आप क्या करते हैं अपने पास यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बट जो हमने सवाल किया ना उसमें आपके पास ये काम नहीं हो पा रहा था, हमने ट्राई किया अपने सवाल में, हमने ट्राई किया कि क्या ये काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो हमने देखा यार कि एटमाइजेशन की इक्वेशन में और इन दोनों इक्वेशन में जब कंपैरिजन किया हमने देखा स्टेट्स ही सेम नहीं है, तो फिर वो नोट नहीं लग सकता, फिर बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2 विल नॉट बी इक्वल टू एटमाइजेशन, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा था। फिर हमने कहा यार कि चलो अगर मैं इस ब्रोमीन लिक्विड को पहले ब्रोमीन गैसेस में कन्वर्ट कर दूं और फिर ब्रोमीन गैसेस से जब गैसेस एटम बनाऊं तो वो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको फिर इस तरीके से किया। क्लियर है इतनी बात, आगे चलें। नेक्स्ट बस ये चैप्टर का एंड होने लगा है अब, तो हमारे पास जो है हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था पीछे, ठीक है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर्स को देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके 3 फैक्टर्स हैं और एक्जैक्टली सेम फैक्टर्स एज आयनाइजेशन एनर्जी हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या क्या फैक्टर्स होते थे, न्यूक्लियर पुल, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी फैक्टर है। दूसरा आपके पास इसका फैक्टर है जी शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और थर्ड फैक्टर इज एटॉमिक साइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, नहीं, इस दफा हमने एक गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या कराना होता है, अब ऐड कराना है, ठीक है। अब रिमूव नहीं कराना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। और आपने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है इसमें एक गैशियस एटम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और जो आपके पास गैशियस एटम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है
इन दोनों के बीच में क्या चीज डेवलप होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, तो जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जिसमें एक ऐसा आयन बनेगा जिसपे 1 माइनस का चार्ज होगा, तो ये कैसी होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही थी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये हम कहते थे इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा रहे हैं वो किस में ऐड करा रहे हैं, एक गैशियस एटम में, जिसके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दोनों के बीच में, और हीट एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इस वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव या एक्सोथर्मिक। इसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आते हैं, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करा रहे होगे, एक ऐसे गैशियस आयन में जिसपे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही है ना। तो जैसे कि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर बात करें, इसी एलिमेंट की जो भी एलिमेंट है, तो इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो अब जब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जाएंगे, तो इनिशियली तो इन दोनों, एक नेगेटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रेडिली इसमें ऐड नहीं होगा, आसानी से नहीं ऐड होगा। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, अब से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इस रिपल्सिव फोर्स को खत्म करने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अलावा बाकी जितनी सारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आयन में ऐड हो रहा होगा, तो वो सारी क्या होंगी आपके पास, ये इस पे अब 2 माइनस का चार्ज आ गया है इस गैसियस एटम आयन पे, तो वो सारी हमारे पास एंडोथर्मिक होंगी। क्योंकि इनके केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी खुद से देनी पड़ती है टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही थी, आपके न्यूट्रल गैसियस एटम पे कोई चार्ज नहीं था, इंस्टेड उसका न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज था, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रेडिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स पे, ये फैक्टर्स क्या है, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे ज्यादा होगी कैसे कम होगी। अगेन मैंने आपको बताया इसके फैक्टर्स आर सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा, अब इधर बात करते हैं, अगर इस जो न्यूक्लियस है इसके पास जितना ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको, कि नहीं, बिल्कुल करेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर पुल आपके पास होगा, उतने स्ट्रांगली आप इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर पुल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन है वो एक्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, आपका न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में है, बीच में कुछ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा सारे आगे, ठीक है, बीच में ज्यादा सारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आगे जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस इतने अच्छे तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकता। ठीक है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं, या बीच में ये डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। न्यूक्लियस अच्छे तरीके से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस शेल में क्या नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, या उस पर अच्छी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि बीच में ढेर सारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इसका मतलब है जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीकर हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रिलीज होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो आयनाइजेशन की तरह ही आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जब आप एटॉमिक साइज की बात करते हैं, जब आप एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो अब इधर इलेक्ट्रॉन गेन होना है और इधर इलेक्ट्रॉन गेन होना है, कहाँ पे, अब न्यूक्लियर पुल दोनों का हम एक्सपेक्ट करें सेम होगा, बट एक का एटॉमिक साइज बड़ा है, एक का एटॉमिक साइज छोटा है। ठीक है, जो छोटा एटॉमिक साइज है उसकी जो आपके पास न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो क्या है, लेसर डिस्टेंस, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा आसानी से इसको गेन कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, डिस्टेंस कम है क्योंकि। जबकि जो बड़े एटॉमिक साइज है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से वीकर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी जो है वो इनवर्सली आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर पुल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, और एटॉमिक साइज भी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हमने देखने हैं इसके ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दो ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। एक ट्रेंड है जी आपके पास अक्रॉस द पीरियड। तो मुझे बताओ कि तीन फैक्टर्स हैं अक्रॉस द पीरियड। अगर बात करें तो आपके पास जो न्यूक्लियर पुल है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। अक्रॉस द पीरियड आप जा रहे हैं, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम आपका 12 होता है, एल्यूमिनियम आपके पास 13 होता है, सिलिकॉन इज 14 प्रोटॉन्स, फिर फॉस्फोरस इज 15 प्रोटॉन्स, सल्फर इज 16, क्लोरीन इज 17 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, ज्यादा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट, अक्रॉस अ पीरियड हम शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते थे कि ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे जी शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और फिर तीसरा पार्ट इज एटॉमिक साइज। तो आपको याद होगा अक्रॉस पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से आपका एटम का साइज क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है।
ज्यादा प्रोटॉन्स होने से वैलेंस शेल पे ज्यादा जोर लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो साइज होगा वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा एटम का। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। और जब एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर पूल इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। तो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो अलॉन्ग द पीरियड आपके पास आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती थी उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमेशा इंक्रीज करेगी। एंड डाउन द ग्रुप भी एक्जैक्टली सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी ही आपके पास ट्रेंड चलता है इसका, कि डाउन द ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आपने देखा होगा जैसे कि सोडियम होता है Na11, पोटेशियम होता है K1939, इसी तरह आपके पास पोटेशियम के बाद चलो लिथियम भी कर लेते हैं Li37। तो आपको एक ये चीज नजर आ रही है ना कि नीचे जाते हुए अगला जो मेंबर आएगा रुबिडियम, उसका प्रोटॉन नंबर फर्स्ट करो 19 से बड़ा ही होगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल 27 है। तो नीचे जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, यानी न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकंड फैक्टर इज के न्यूक्लियर पुल तो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, बट डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, अगला फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जब आप एक पीरियड नीचे मूव करते हैं, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं ना, तो जब नीचे जाओगे तो अगले वाले के पास 2 शेल्स होंगी, उससे अगले वाले के पास 3 शेल्स होंगी, यानी उसके इनसाइड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जाएंगे ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही होती है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये दोनों फैक्टर्स, अब न्यूक्लियर पुल बढ़े तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, बट शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज हो जाना चाहिए, यानी ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को डाउन द ग्रुप में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे जी बोथ फैक्टर्स कैंसिल ईच अदर आउट, और फाइनल डिसीजन होता है फिर एटॉमिक साइज पे, ठीक है। तो नीचे जाते हुए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे बताओ साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लिखेंगे जी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्योंकि जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, या न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वीकर अट्रैक्शन होगी और लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास 2 ट्रेंड्स जो थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, हमने क्या करने हैं, इनको याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने डाउन द ग्रुप वाला ट्रेंड भी देख लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अक्रॉस पीरियड हमने देखा इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज करती है। बट एक ऐसा ग्रुप है जहां पे ये डाउन द ग्रुप वाला ट्रेंड जो है ये फॉलो नहीं होता, और वो है हमारे पास ग्रुप 7। तो हम अपने पास लिखेंगे स्पेशल केस ग्रुप 7 का, कि डाउन द ग्रुप 7 आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें थोड़ा सा एक आपके पास जो है आउट ऑफ द वे एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है, यानी ट्रेंड को फॉलो नहीं करी, वो आउट ऑफ ट्रेंड ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप एक है फ्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हो, फिर नीचे जाएंगे तो क्लोरीन का साइज उससे बड़ा है, फिर उससे नीचे जाएंगे तो ब्रोमीन है, उसका साइज उससे बड़ा है, फिर आयोडीन है, उसका साइज उससे भी बड़ा है, और फिर एसिटीन है, ठीक है। तो हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप 7, अब हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए, यानी फर्स्ट अगर देखें हम क्लोरीन की तो -305 है, फिर ब्रोमीन की हो जाएगी -290, डिक्रीज हो रही है ना। इसी तरह आयोडीन की होगी फॉर एग्जांपल -200। तो यहाँ पे तो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि नीचे जाते हुए डिक्रीज कर रही है, लेकिन एक मसला ये है कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से भी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है फर्स्ट वाली, ठीक है ना। तो फ्लोरीन की जैसे क्लोरीन की -305, तो फ्लोरीन की आपके पास माइनस हम कह लेते हैं 295 है। हालांकि क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा ऊपर है, स्मॉलर एटॉमिक साइज है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए। बट आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सारे तो नीचे जाते हुए डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। बट फ्लोरीन की तरह आउट ऑफ द वे आपके पास क्या आ रही है, एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है बाकी सारों से, यानी ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। तो हम इसको बता देते हैं कि यार ये डज नॉट फॉलो ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। तो इसकी क्या वजह है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आप अपने पास एक एफएक्यू लिखेंगे, एफएक्यू कहता है व्हाई डज फ्लोरीन, व्हाई डज फ्लोरीन एटम हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। हालांकि क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन से छोटा साइज है इसका, तो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है इसकी। तो हम उसको फिर अपने पास आंसर जो उसको बताएंगे, उसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्लोरीन का साइज इतना छोटा है, क्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि अगर हम फ्लोरीन का एटम बनाए ना, ओ लेवल वाली डायग्राम, तो हमारे पास क्लोरीन में F919 होता है ना, तो पहली शेल में आपका हम बना लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 7।
ये वो क्लोरीन का एटम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन क्या कराना चाह रहे हैं, ऐड कराना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हैं। अब क्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि ये ऑलरेडी इसका जो ये रीजन है या क्लोरीन का जो एटम है उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, एक बहुत छोटी स्पेस में ढेर सारे कंजेस्टेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन भी इनिशियली क्या करता है, थोड़ी सी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्सिव फोर्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। या हम ये कह देते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे इतनी कोई खास जगह नहीं पड़ी हुई कि वो आके आराम से अकोमोडेट हो जाए। ठीक है ना, तो फ्लोरीन इस वजह से आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आपको रिपल्सिव फोर्सेज ओवरकम करने के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है न्यूट्रल एटम ऑफ फ्लोरीन में। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एक बहुत डेंस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत डेंस नेगेटिव चार्ज है, वहां पे एंटर होने के लिए थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी आपको खुद से देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी क्योंकि एंडोथर्मिक होती है तो इसको क्या बना देती है, लेस नेगेटिव देन क्लोरीन बना देती है, ऑल्दो इसको मोर नेगेटिव देन क्लोरीन होना चाहिए था। तो हम उसको आंसर बताते होते हैं कि इन फ्लोरीन, हम उसे कहते हैं जी कि गैशियस एटम ऑफ फ्लोरीन, एटम ऑफ फ्लोरीन हैज अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, हैज अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड with very high charge density, very high charge density। तो इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत थिक है क्योंकि इसका एटम का साइज बहुत छोटा है। ठीक है ना, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को एवं आते हुए बड़ी दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं जी गैशियस एटम ऑफ फ्लोरीन हैज अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विद वेरी हाई चार्ज डेंसिटी which results which results in repulsion between which results in repulsion between nucleus and incoming electron। So some energy is utilized to overcome this repulsion. Hence, fluorine has less electron affinity than chlorine। Although chlorine down the group आता है, क्लोरीन की फ्लोरीन से आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है, उधर चार्ज डेंसिटी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत थिक है जिसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको एक रिपल्जन फेस करनी पड़ती है और कुछ एनर्जी जो है वो फिर यूटिलाइज हो जाती है इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने में। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 7 में एक स्पेशल केस आता है ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड क्या करता है, अपने ओरिजिनल ट्रेंड से थोड़ा सा हट के आपके पास काम करता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट बात है, एक एनर्जी चेंज है फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। हमारा एक लास्ट एनर्जी चेंज है वो है जी डेल्टा इज नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डेल्टा इज नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आपके पास है हम कहते हैं एनर्जी रिलीज, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक ओनली। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of acid reacts with 1 mole of alkali to form 1 mole of water under standard conditions। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस जब 1 मोल एसिड 1 मोल अल्कली से रिएक्ट करेगा आपके पास 1 मोल वाटर बनेगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं डेल्टा इज नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये हमेशा डेल्टा जिसका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इधर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है एनर्जेटिक्स का वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप टॉपिक